हर हर महादेव। सारी दुनिया पगलाई हुई है। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। भाई भाई आपस में भिड़े हुए हैं। इंसान अपने पुराने पशु स्वभाव से आज भी मुक्त नहीं हुआ है और ना होना चाहता है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास युद्ध के साथ और भी कई देशों में ऐसी ही स्थिति है। कहीं युद्ध चल रहा है तो कहीं आतंकवाद से पीड़ित देश अपने राष्ट्र के अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। दो देशों के युद्ध में दोनों ओर बमबारी से इंसानों के चिथड़े उड़ रहे हैं। तो कल की सैनिकों को दुनिया भर में चल रहे युद्धों का आकलन कैसे करना चाहिए, या व्यक्तिगत स्तर पर वो क्या कर सकता है? क्या भविष्य में उसे भी लड़ना पड़ेगा? हाँ, लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारा हक छीनने वाले इतनी आसानी से हमारे अधिकार वापस नहीं देंगे और बिना संघर्ष के परिवर्तन संभव नहीं है। किंतु युद्ध कैसे करना है, ये फैसला कल की सैनिक का है। हाथ उठाकर, हथियार उठाकर, आवाज उठाकर या घर बैठे बैठे युद्ध करना है। इजराइल फिलिस्तीन हो या अन्य कोई भी युद्ध जो दुनिया भर में शांति के लिए खतरा बने हुए हैं, वो ये बात स्पष्ट करते हैं कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ असफल हो गया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ जिस तरह अपने पक्षपातीपूर्ण रवैये और स्वार्थपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कारण असफल हो गया था और द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में नाकाम रहा था, उसी तरह अभी यूएनओ को भी तृतीय विश्व युद्ध टालने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बल्कि वो तो युद्ध चाहता है ताकि अधिक से अधिक लोग युद्ध जैसे हालातों में रहें और केवल उनके रिलीफ फंड पर निर्भर हो जाएं। अमेरिका दुनिया का सरगना बना हुआ है, जबकि उसी के कारण करोड़ों लोग बेघर हुए हैं और राहत शिविरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। हथियार बेचने वालों के मुंह से शांति की बात हजम नहीं होती। ये वही बात है कि बंदूक हाथ में देकर मैं आपसे कहूँ, अहिंसा परमो धर्म। अमेरिका षड्यंत्र करके अन्य देशों के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए भी बदनाम है। अमेरिका खुद अपराधी है, इसलिए बाकी देश उसकी शांति की धमकी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उल्टे कह रहे हैं कि तुम अपने काम से काम रखो, हम अपने देश के अंदर कुछ भी करें उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इससे अमेरिकी नेतृत्व की कमजोरी जगजाहिर होती है। किंतु याद रखें, जिसे कमजोर समझा जाता है वही खुद को मजबूत साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इजराइल को अमेरिका का समर्थन हमेशा रहेगा, क्योंकि दोनों के आपसी संबंध 1948 में आधुनिक इजराइल की स्थापना के साथ ही तय हो गए थे और तय हो गया था युद्ध। ठीक वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान बनते ही युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। अंग्रेजों ने गुलामों को आज़ादी तो दी, मगर ऐसी व्यवस्था भी कर दी कि गुलाम आपस में ही लड़ते रहें। इजराइल और भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के असली दुश्मन अंग्रेज हैं, लेकिन हम आपस में भिड़े हुए हैं। गुलामी और जुल्म का बदला लेना तो दूर की बात, एशिया महाद्वीप के राष्ट्र आज भी उनकी गुलामी की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्त और दुश्मन की पहचान हम अंग्रेजों के दिए चश्मे को पहन कर रहे हैं, इसलिए आपस में एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। हमारे नेताओं को भी इसी में मजा आ रहा है, क्योंकि देशभक्ति और एकता की भावना को भड़काकर चुनाव जीतने में युद्ध की भूमिका सबको पता है। ये अंग्रेजों का ही देन है कि सत्ता और संपत्ति के लालच से उपजी राजनीतिक व्यवस्था मुट्ठी भर लोगों को पूरी आबादी का खून चूसने का अधिकार देती है। ब्रिटिश सत्ता ने यहाँ जिस तरह भारत को बांटकर दो वतन बना दिए, भारत और पाकिस्तान, ठीक वैसे ही फिलिस्तीन के साथ हुआ। कोई अंग्रेज अफसर आया और उसने फैसला किया कि एक हिस्सा हिंदुओं का, एक हिस्सा मुसलमानों का, एक हिस्सा यहूदियों का, एक हिस्सा मुसलमानों का। अंग्रेज अच्छी तरह समझ गए थे कि धर्म एक बड़ी आबादी को विभाजित करने का सबसे बड़ा हथियार है। उन्हें डर था कि आज़ाद होने के बाद उनके उपनिवेश उन पर हमला कर सकते हैं। इसलिए कमज़ोर बनाए रखने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने एशिया के लगभग सभी उपनिवेशों में धर्म, जाति और बोली के आधार पर लोगों को आपस में लड़ाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की शांति एक दिखावा है, क्योंकि पुराने घाव भले सूखने की कगार पर हों, मगर दाग गहरा छोड़ गए हैं। यूरोप में भी सबके अपने अपने हित हैं। आखिर कब तक रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ देंगे? इजराइल को अमेरिका के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी और इससे यूक्रेन को मिल रहा अमेरिकी सहयोग कम हो जाएगा। सारा भार यूरोपियन संघ पर पड़ेगा। सभी देशों के लिए निजी हित ही सर्वोपरि है। दूसरे देश को युद्ध सामग्री देकर अपने देश को आर्थिक संकट में धकेलने की मूर्खता कोई नहीं करेगा। युद्ध का खर्च भले ही बाद में वसूल कर लिया जाएगा, मगर तत्काल में कोई देश आर्थिक संकट का खतरा नहीं उठाना चाहेगा। यूरोप के देश आपस में लड़ते रहे हैं, उनमें सीमा विवाद को लेकर पुरानी दुश्मनी रही है। हर देश की राजनीतिक सत्ता अपने इतिहास को लेकर सतर्क रहती है, ताकि सत्ता हथियाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुए समझौतों में जो राष्ट्र असंतुष्ट थे, उनकी मानसिकता अभी भी वही है। अवसर मिलने पर वो फिर से हार का प्रतिशोध लेने का प्रयास करेंगे। गुटबाजी तो चल ही रही है। नए नए आधुनिक हथियार बनाए जा रहे हैं और बेचे जा
जा रहे हैं। हथियार जमा होने से युद्ध का खतरा भी बढ़ता है। संदेह बढ़ता जा रहा है कि कौन कब किस पर हमला कर दे। तीसरा विश्व युद्ध ऐसे ही आरंभ होगा। गुटबाजी के कारण पूरी दुनिया के लोग प्रभावित होंगे, मगर हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कोई भी युद्ध विश्व युद्ध न बन पाए। इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध दो धर्मों का युद्ध है, जिसमें तीसरा ईसाई धर्म भी दिलचस्पी लेता है, क्योंकि जेरूसलम यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों के लिए पवित्र है। उस पर सभी धर्म अपना अधिकार चाहते हैं। ईसाइयों और यहूदियों के बीच भी शत्रुता का भाव है कि ईसा मसीह को यहूदियों ने मार दिया। इस्लाम तो इन दोनों का दुश्मन शुरू से बना रहा है। एक बाप के 3 बेटे आपस में लड़ रहे हैं। जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं वो ही खत्म हो जाए, तब जाकर उनकी लड़ाई समाप्त होगी। फिलिस्तीन को बांटकर इजराइल की स्थापना के बाद उन दोनों में जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं उनका कुछ परिणाम नहीं निकला। इसलिए इस बार आर पार की लड़ाई है। भारत की मीडिया द्वारा चाहे कैसा भी माहौल बनाया जा रहा हो, भारत किसी भी देश को सैन्य सहयोग नहीं देगा। हाँ, राहत और बचाव कार्य या शांति के प्रयासों में भारत आगे रहेगा। रूस इस परिस्थिति में अमेरिका की टांग खींचता रहेगा। ये युद्ध ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों का ही परिणाम है। हिटलर से बचकर भागने वाले यहूदियों ने प्रोमिस्ड लैंड को अपना ठिकाना बनाया, जो फिलिस्तीन का हिस्सा था। बंटवारे में फिलिस्तीन के हितों को अनदेखा किया गया है, इसलिए उसके पास युद्ध के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। भारत से पाकिस्तान बना और वो कश्मीर का एक हिस्सा हड़प कर उसे अपना बता रहा है। ठीक वैसे ही फिलिस्तीन से इजराइल बना और वो आज फिलिस्तीन के हिस्सों पर अपना दावा ठोंक रहा है। अगर इजराइल का दावा सही है तो फिर पाकिस्तान का दावा भी सही है। रूस यूक्रेन हो या इजराइल फिलिस्तीन, आप कोई भी एक पक्ष चुनकर युद्ध का मजा लेना चाहते हैं तो बात अलग है, मगर यदि युद्ध का विश्लेषण करना चाहते हैं तो आपको सही पक्ष चुनना होगा, और अलग अलग लोगों के लिए सही पक्ष अलग अलग हो सकता है। इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध केवल उन 2 देशों का युद्ध नहीं है, उनके पीछे अन्य ताकतवर देश मौजूद हैं। इसलिए ये युद्ध इतनी आसानी से समाप्त होने वाला नहीं है। कौन सा देश किसे समर्थन कर रहा है, इससे बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। गुटबंदी का आरंभ तो हो ही चुका है। कल की सैनिकों को दुनिया में चल रहे युद्धों से यही समझना चाहिए कि तृतीय विश्व युद्ध की पटकथा लिखी जा रही है। आगे चलकर इन युद्धों में दुनिया के अन्य कई देश शामिल होंगे। यूरोप, अमेरिका और अरब देशों में युद्ध की तबाही का मतलब विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना है। भविष्यवाणियों के अनुसार इन सब में भारत सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरेगा। तृतीय विश्व युद्ध में भारत की भूमिका निर्णायक होगी, जिसके कारण युद्ध के बाद भारत ही दुनिया को रास्ता दिखाएगा। इस युद्ध के माहौल में अन्य कई देश ताक में हैं, जो अपनी पुरानी लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए जहां भी सीमा विवाद है वहां युद्ध का खतरा है। भारत के साथ पाकिस्तान और चीन की सीमाएं हैं जिनमें विवाद बना हुआ है। चीन भारत की जमीन पर लगातार कब्जा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने स्वार्थ के कारण चुपचाप बैठा देखता रहा है। कल की सैनिकों को युद्ध का विश्लेषण करते समय इस बात को याद रखना चाहिए कि किसी युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल जब आम नागरिकों के ऊपर किया जाता है तो युद्ध कोई भी जीते, हार मानवता की होती है। इसलिए युद्ध के कुछ नियम कायदे होते हैं, मगर 21वीं सदी के युद्धों में कोई कायदा नहीं है। सीमाओं से आगे निकलकर नागरिकों पर हमला रूस यूक्रेन युद्ध में भी हुआ और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में भी। संभव है कि जब भारत में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो तो यहाँ भी वैसा ही होगा। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, तथापि कल की सैनिकों को व्यक्तिगत स्तर पर कल की सेना की मजबूती पर ध्यान देना चाहिए। अपनी सेना को ताकतवर बनाइए। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। जब तक लोगों को अपने असली दुश्मन की पहचान नहीं हो जाती, तब तक चुपचाप देखते रहिए सबको लड़कर कमज़ोर होते हुए। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।